सो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की थी उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ ली थी, है ना। सो अब हम अगली प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलो करण जी, गुड इवनिंग। तो आज जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और कमलदीप विरदी पूछ रहा है सर विच चैप्टर। सब चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है। जब हम अकेले पड़े हुए एटम में जो कि आइसोलेटेड है, अकेला है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सही है बात। सुनिए, देखिए, जैसे देयर इज सम ए गैसियस, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट ए नेगेटिव एनआई। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मैं एक टर्म और ऐड कर दूं, इन ग्राउंड स्टेट। मतलब हमारा एटम जो है ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है। देखो, एनर्जी इज रिलीज्ड। सो इसमें मान लो एनर्जी जो रिलीज हुई वो एनर्जी जितनी रिलीज हुई वो एक्स जूल्स पर मोल। सुनते जाइएगा, यहां पे स्टार्टिंग में ही एक टर्मिनोलॉजी का ट्विस्ट है, उसको मैं बताने की ट्राई कर रहा हूं। आप समझ जाइएगा। देखो भाई, अगर एक्स जूल्स एनर्जी जो है रिलीज होती है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बोलेंगे एक्स जूल्स पर मोल। इज इट ओके? साइन ये हो, अगर एक्स जूल, क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको जो माइनस में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में ही लिख दिया है कि रिलीज, जब रिलीज होगी तो उसको पॉजिटिव लिखा जाएगा। इज इट ओके? ये समझिए, मतलब अगर 15 जूल रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 15, बट थर्मोडाइनमिकली साइन आएगा -15। सही है बात। अच्छा, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही पैरेलल एक और टर्म है, सुन लीजिए। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, जो इसकी सिस्टर वैल्यू है। सुन लीजिए, ये टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच ईजी से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू -x जूल्स पर मोल। मतलब ये जो टर्म है इसको मैं और एलेबोरेट आपको कर दूं कि व्हेन x जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अच्छा, सुनते जाइए। अभी कई लोग हो सकता है मेरी इस बात से ही पजल हो गए, भाई ये क्या हो रहा है। जो नए लोग आए होंगे वो तो सोचते होंगे कि सर ने तो स्टार्टिंग में ही उलझा दिया बात में। नहीं, सही कह रहा हूं मैं? सब कुछ फिर से शुरुआत से बात करते हैं, ठीक है ना? शुरुआत से बात करते हैं। देखो, हमने कहा द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। मतलब सबसे पहले बात यह है, एनर्जी रिलीज क्यों होगी भाई? भाई देखो, आप जानते हैं जब भी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। भाई जब भी आप जो है किसी एटम में, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, यहां पर आप किसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, बाकी वाले ने मैंने बताया। तो अगर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाएगा सो बेटा जी क्या होगा कि इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगी। सही बात है। सो जब अट्रैक्शन होती है सो उसकी वजह से सम एनर्जी इज रिलीज्ड। सही बात है। कुछ एनर्जी जो है रिलीज होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर लगाया हुआ वो जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी सो हमारा ग्राफ क्या जाएगा, नीचे जाएगा एनर्जी में, ठीक है ना? सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होगी। वही एनर्जी ये है। सुनो सुनो सुनो। हाँ, इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन द लास्ट सबशेल, बिल्कुल लास्ट में ही होगा। सुन लो। अच्छा, अब कई लोग जो है ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या समझ रहे हैं। सुन लो। देखो बेटा जी, जब मैंने ग्राउंड स्टेट आपको डिफाइन कराया था, पहले मेरी बात सुन लो। जब मैंने आपको ग्राउंड स्टेट डिफाइन कराया था वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कराया था। डेफिनेशंस फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक। किसी भी एटम में ग्राउंड स्टेट वो होती है जिसमें कि नॉर्मली उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन वाली है। जैसे सोडियम की ग्राउंड स्टेट क्या हुई, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पहला ऑर्बिट नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पहला ऑर्बिट है। अदरवाइज सोडियम की ग्राउंड स्टेट इज थर्ड शेल। समझ आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, मैं शुरुआत से कर रहा हूं, बोर्ड पे सारे पे ध्यान मत दीजिए अभी। तो मैंने कहा जब भी आप ए एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी हुई? एक्स जूल हुई। आप जानते हैं जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहेंगे जी, एक्स जूल पर मोल है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, इसी की सिस्टर टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो मॉडर्न डेफिनेशन पे है। तो एनर्जी अगर एक्स जूल रिलीज होगी, जब भी एनर्जी रिलीज होगी, जब भी एनर्जी रिलीज होगी कुलमीत जी, तो उसका साइन नेगेटिव होगा। थर्मोडायनेमिकली जब भी सिस्टम से एनर्जी जो है रिलीज होगी, हाँ बिल्कुल लास्ट सब शेल जो ग्राउंड स्टेट होगी, बिल्कुल सही बात। ठीक है। सो मैंने कह दिया कि जब भी एक्स, when x joule of energy is released, electron affinity will be x joule per mole, electron gain enthalpy will be minus x joules per mole. Is it okay? अच्छा, ठीक है। अच्छा, और सुनते जाइए बात। एक बात मैं और लिखा दूं, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी,
उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। सही है बात? जस्ट एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, सुनते जाएं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना बोर्ड पे लिखा है पहले आप उसको नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते। सो एक तरह से हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन। अच्छा, अब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पहला पॉइंट अपने को क्या याद रखना है, सुन लो। जैसे मान लो आपने ए में एक इलेक्ट्रॉन डाला और आपने बना दिया उसको ए नेगेटिव, गैसियस है, सो इट इज उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है ना। इसमें क्या होगा, इसमें इट इज उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। अच्छा, एंड इसमें आपने एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे, इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। तो क्या बन जाएगा, 2 नेगेटिव बन जाएगा। सही बात है। न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये 1 नेगेटिव एनायन बनेगा, 1 नेगेटिव में एक और डालोगे तो 2 नेगेटिव बनेगा। इज इट ओके? अच्छा, अब सुनिए, यहां पे आप ध्यान दें, इसमें ध्यान दें। यहां पे तो आप न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो उसको एनायन बना रहे हो, है ना। सो तब तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज वाले में नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी ज्यादा नहीं रिलीज होगी, या तो रिलीज ही नहीं होगी। जनरली रिलीज ही नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन को एनायन में डालने के लिए आपको एनर्जी देनी होती है। भाई, टर्म क्या लिखी है हमने बोर्ड पे, टर्म क्या लिखी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखी है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी वर्ड क्या है? एफिनिटी मतलब प्यार, प्रेम, लव। सो इसका तो प्रेम हो सकता है इलेक्ट्रॉन के साथ, बट इसका इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। अफेक्शन, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सो इसकी अफेक्शन तो इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकती है, लेकिन इसकी नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। सो ऐसे में होगा क्या कि EA1 EA1 विल बी ग्रेटर देन EA2। सही बोला? जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट होगी, मतलब पहले जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी मोर देन जो दूसरे केस में रिलीज होगी। इज इट ओके? सो दैट मीन्स सक्सेसिव जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं वो ऑलवेज डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आप एक एग्जांपल देख लें। जैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो एंड यू गेट ऑक्सीजन नेगेटिव। सही है बात? सो इस टाइम पे जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन है
दैट इज, मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, दैट इज सपोज -17 किलो जूल पर मोल। सुन लो, और अगर आप ऑक्सीजन नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हो, सो O2 नेगेटिव बनाते हो, इट इज डेल्टा Eg1 and it is delta Eg2, so that is plus 25 किलो जूल पर मोल। सुनते जाइए आप, दैट इज प्लस 25 किलो जूल पर मोल। सो अब बात, अगर मैं इन दोनों प्रोसेसेस को, देखो मैंने प्लस क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को एनायन में डालोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सो इसलिए प्लस। ठीक है, सो ओवरऑल क्या हुआ, अगर हमने एक ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना, भाई दिस रिएक्शन प्लस दिस रिएक्शन इज दिस रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और O नेगेटिव से O नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन गिविंग यू O2 नेगेटिव। सो इसमें जो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन जो ओवरऑल आना है, जो टोटल आना है, दैट इज इक्वल टू -17 प्लस 25 इज इक्वल टू +8 किलो जूल पर मोल। सही बात है, यहाँ पे कुछ पानी सा है तो इसलिए नहीं लिखा जा रहा, बट इट इज +25 किलो जूल पर मोल, ये +8 किलो जूल पर मोल। अच्छा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको आरएनजी, आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ एक फंडा याद रखना है। सुन लो, हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव में होगी, लेकिन जब एनायन में डालोगे तो जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। और एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, जिन प्रोसेसेस में एनर्जी रिलीज होती है उनको क्या बोलते हैं? जिन प्रोसेसेस में हीट रिलीज होती है उन प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही, आयुष्मान ने सही कहा, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये क्या हुआ, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक हुआ, ओवरऑल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इट रिक्वायर्स हीट। सुजल कॉल कह रहा है कि इसको थोड़ा सा नहीं आ रही बात, सुजल थोड़ा सा बताएगा मुझे क्या बात नहीं समझ आई, फिर से मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने ये कहा कि जनरल, ये जनरल मैंने लिखा, इसमें ऑप्शन का एग्जांपल मैंने ले लिया। मैंने कहा कि जनरली जो है जब आप किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब किसी एनायन में आप डालते हैं तो एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि एनायन रिपल्शन होंगी है, तो यू हैव टू गिव एनर्जी टू इंट्रोड्यूस दिस इलेक्ट्रॉन इनटू ऑक्सीजन नेगेटिव। तो इतनी ज्यादा वो एनर्जी मांगता है कि ओवरऑल जो प्रोसेस है, दो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं हम, पहले स्टेप में एक डाला, दूसरे में एक डाला, तो ओवरऑल प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक हो जाता है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब आप डालोगे ऑक्सीजन में, सो यू हैव टू गिव एनर्जी, एनर्जी वो रिलीज नहीं करेगा। इज इट ओके? सुजल को बात समझ में आ गई? नाइस, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक और बात, अब थर्ड पॉइंट,
एक ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी बात है, आप अब देखिएगा। देखो, अगर मान लो हमने ए पॉजिटिव, ए में एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो उसको क्या बनाया हमने, ए नेगेटिव। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो भी इस प्रोसेस में होगी, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। सही बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए बोलेंगे। जो भी एनर्जी का चेंज आएगा, सुन लो बच्चों, या ऐसे में कहूं कि इस प्रोसेस में जो चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। सही बोला। लेकिन अगर जो है आप रिवर्स प्रोसेस को देखें कि ए नेगेटिव गिविंग यू ए प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर इसको कहें हम, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव? ध्यान दो, सही बात बोली कि नहीं, है ना भाई? अगर आप रिवर्स देखो, देखो इसका मतलब ये है कि अगर ए को ए नेगेटिव बनाने में मान लो 10 जूल की एनर्जी रिलीज होती है, सो ए नेगेटिव को ए बनाने में 10 जूल एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ये सॉरी रिक्वायर्ड। सही बात, बिल्कुल सही बात है। सो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए magnitude wise will be equal to आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव। बेटा जी सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला ना? ठीक है। और अगर देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर हम ए से सपोज इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, गिविंग यू ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे में ये क्या हो गया, इट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। लेकिन ये क्या हो गया, इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए पॉजिटिव। सो ऐसे में मैग्नीट्यूड वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, साइन उल्टे होंगे, शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए पॉजिटिव। सही बोला बालकों के नहीं? सही बोला, ये एकदम सही। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? अब आप एक मिनट, फिर से किसी ने क्वेश्चन डाला था चैट में, लंबा सा बढ़िया सा। एक मिनट, लेट मी सी द चैट, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। कह रहा है सर ए पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ए पॉजिटिव में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज हो, क्योंकि भाई ए पॉजिटिव की एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन के लिए और भी ज्यादा हो, क्योंकि ए पॉजिटिव तो डेस्पिरेट है इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करने के लिए, है ना? उसकी जो अफेक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए वो और ज्यादा हो। ठीक है, रिलीज होगी तो माइनस है, इसमें रिलीज होगी, इसमें रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। मान लो 15 जूल चाहिए, तो यहाँ पे 15 जूल रिलीज होगी, तो इट इज +15, इट इज -15। सही बात, एकदम सही बात। यस और नो? यस और नो? आयनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव किया था, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव किया था। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें +15 होगी, इसमें -15 होगी। यही तो मैं भी बोल रहा हूं कि इसमें 15 जूल जो है रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, सॉरी, इसमें 15 जूल रिक्वायर्ड होगी, तो प्लस है ना, जिसमें रिक्वायर्ड है उसमें प्लस होता है, जिसमें रिलीज्ड है उसमें माइनस होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जीज सपोज +15 जूल, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, मतलब वो 15 जूल ही है, लेकिन थर्मोडाइनमिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -15 जूल। हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड सेम है, बस अपोजिट में, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चलो, ये समझ में आ गई सबको बात? समझ में आ गई?
अब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिएगा। सबसे पहले डाउन द ग्रुप, इसकी बात को समझने के लिए वैसे हम लोग अगर मान लो जनरल ट्रेंड देखें, पहले ये डाउन द ग्रुप वगैरह की बात ना करें, जनरल ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अलोंग द पीरियड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जो है डाउन द ग्रुप जो है शेल इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। यही जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड ऐसा ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक है। लेकिन लेकिन सुन लो, अब अब हम वापस आते हैं बात पे, क्योंकि मैंने कहा डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होगा। देखो अक्षित जी, जब साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए जो है कम इंटरेस्ट रहेगा एटम का। जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में इंटरेस्ट रहेगा। इज इट ओके? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ना बाहर वाले शेल तक, अगर साइज छोटा होगा, ठीक है। ये सारा सारा खेल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरफ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस तरफ डिक्रीज होता है सो डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे भी एक लोचा है, सो देखते हैं। सबसे पहले डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन द ग्रुप ट्रेंड देखें, वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो है डाउन द ग्रुप जो है, जो हमने एक्सपेक्ट किया डिक्रीज करती है। बट पी ब्लॉक में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए बोर्ड पे। पी ब्लॉक में क्या है, जैसे, और ये जो गड़बड़ है ये देखिए, डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, बोरोन से एल्यूमिनियम में डिक्रीज होनी चाहिए लेकिन इंक्रीज हुई। फिर रेगुलर ट्रेंड, देन कार्बन, देन ये आप देख रहे हो कि इस वाले हिस्से में देर इज सम डिफरेंस ऑफ ट्रेंड। बाकी सारा ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, बट यहां पर गड़बड़ है। सुनते जाइएगा, यहां पर गड़बड़ क्यों? यहां पर गड़बड़ इसलिए है क्योंकि देखो, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में, बोर्ड पे देखते जाएं, फ्लोरीन बड़ा छोटा सा एटम है और इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम बना लेते हैं यहां पे कि फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने नीचे अंदर फ्लोरीन ही लिख लिया कि फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ठीक है।
तो अब और ऐसे ही सुन लें, ऐसे ही जो है, जो अपना क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, उसकी वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सुनिए, यहां पर होता क्या है कि जब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि नया इलेक्ट्रॉन वेलकम नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बड़े क्लोज हैं, सो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाग यहां से, और बोलेगा चल भाग यहां से। सही बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंजेस्टेड है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है दूर दूर हैं, तो इसलिए इतनी दूरी पे अकोमोडेट हो सकते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन बोलेगा आजा भाई, वेलकम। सही बात है, आप लॉजिक पकड़ पा रहे हैं कि छोटे एटम में भले ही उसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो, फ्लोरीन की पावर ज्यादा हो, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्या बोला मैंने, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो है उसमें ज्यादा होंगी। सो इस कारण से जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी वेलकम्ड। लेकिन उसके बाद क्लोरीन के बाद इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस खत्म हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन अपने आप में इतना बड़ा एटम है, तो फिर क्लोरीन में भी नहीं होगी, ब्रोमीन में भी नहीं होगी, आयोडीन में भी नहीं होगी, एस्टेटीन में भी नहीं होगी। सो इसलिए फिर ट्रेंड उल्टा हो गया, क्योंकि ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो गया। क्योंकि बड़े साइज का फर्क सिर्फ इसी पॉइंट पे पड़ता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद जो है, उसके बाद नहीं पड़ता, उसके बाद ये मैटर करता है, क्योंकि इससे भी बड़ा हो जाएगा ना एटम, तो बेचारा खींच ही नहीं पाएगा। ब्रोमीन का जो एटम है वो बूढ़ा एटम है, मतलब बड़े साइज के, बड़ा साइज का एटम, ठीक है, वो जो है अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। इज इट ओके? हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रेंड ऐसा रहेगा, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ये ट्रेंड। अच्छा, अब चलिए, नोट कर लिया होगा आई होप आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, द सेकेंड वन इज अलोंग ए पीरियड। अलोंग ए पीरियड पता क्या है? अलोंग ए पीरियड जो है, जनरली जनरली जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज करनी चाहिए। अलोंग ए पीरियड जनरली जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन इसमें भी कई इरेगुलरिटीज हैं। पहली बात, इसमें एक्सेप्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ alkali metals is greater than electron affinity of alkaline earth metals। अब ऐसा क्यों है
क्योंकि जो अपने एल्कली मेटल्स हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है NS2। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन घुसाओगे तो इसमें आ जाना है NS2 NP1। सो इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या बन जाएगा NS2। सो देखो, ये बेचारी फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डालने के बाद फुली फील्ड बनी। सो ऐसे में इस केस में इलेक्ट्रॉन वेलकम होगा। देखो नकुल, हाफ फील्ड एल्कली एल्कली मेटल के पास दो ही ऑप्शन है, या सीधे सीधे कहो तो वो हाफ से फुल्ली फील्ड बना, और फुल्ली फील्ड हाफ से भी स्टेबल होता है, जबकि इसमें क्या हुआ, वो अनस्टेबल हुआ। सही बात, ठीक है। तो इसलिए पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन फैमिली is greater than electron affinity of nitrogen family। अब कार्बन फैमिली NS2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली NS2 NP3। तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, NS2 NP3 बन जाएगा, लेकिन इसमें डालोगे तो क्या बनेगा, NS2 NP4, जबकि स्टेबल कौन है, ये हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन फैमिली वाले जो है हाफ फील्ड हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि वो P3 वाले हैं, ठीक है। सो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, सो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कम होगी, किससे, कार्बन फैमिली से। इज इट ओके? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया से समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, अब पता क्या है, अब हम, आप मेरे बैकग्राउंड में देखोगे एक लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज है, थोड़ी देर उसको एक बार नजर डाल लेते हैं, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को, ठीक है। तो ये देखिए आप, देखो मेरे पीछे आपको जो है लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज दिख रही है, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन है, बेरिलियम। बेरिलियम को आप ध्यान दीजिए, बेरिलियम लिखा है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब यहां पर है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा है, जिसमें नेगेटिव का मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, और पॉजिटिव का मतलब ये है एनर्जी इज रिक्वायर्ड। आप मेरी बात को समझते जा रहे हैं, से यस और नो? ठीक है। सो बेरिलियम का क्या आ गया जी, बेरिलियम का आ गया जीरो, सही है। नाइट्रोजन का भी आ गया जीरो, ग्रेटर देन जीरो। नोबल गैस का भी आ गया ग्रेटर देन जीरो। आप देख रहे हो सारी नोबल गैसेस का जो है ग्रेटर देन जीरो लिखा जा रहा है। क्यों लिखा जा रहा है सारी नोबल गैसेस का ग्रेटर देन जीरो? कारण उसका यह है कि सारी गैसेस का ग्रेटर देन जीरो लिखने का कारण क्या हुआ, लिखने का कारण यह हुआ बेटा जी कि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए ग्रेटर देन जीरो। और यहां पे आप वैल्यू देख रहे हो कि लिथियम की नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है बेरिलियम से। तो जहां जहां पे स्टेबल आप देखते जाओगे नाइट्रोजन फैमिली की, दे आर स्टेबल, सो दे डोंट वांट द इलेक्ट्रॉन, है ना। ये मतलब है इसका, मतलब इस, ये बात सारी आसान है, बस आपने कंफ्यूज नहीं करना नेगेटिव और पॉजिटिव में। जैसे अगर आप देखो, मैंने फ्लोरीन को लिखा है -328, आपके टेबल में 328 दिख रहा होगा आपको, और क्लोरीन का क्या दिख रहा है, 349। अब तो
भाई आप कई ज्ञानी पुरुष ये बोल देंगे हमें जो है कि सर -328 तो ज्यादा होता है -349 से। नहीं, कई मैथमेटिशियन, ठीक है। हाँ, लेकिन अब सुजल ऐसे सोचना है कि फ्लोरीन में 328 किलो जूल रिलीज हुई और क्लोरीन में 349 किलो जूल रिलीज हुई। ठीक है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन अपोजिट होगा। तो भैया जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी ना। तो ऐसे में क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा है। और देखो क्लोरीन से ब्रोमीन में फिर से डिक्रीज आया, है ना। मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ, उसमें कम रिलीज हुई, आयोडीन में और कम। इसका मतलब आयोडीन इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो आप सेकंड ए अगर आप देखें, सेकंड ए अगर आप देखें, तो बेरिलियम भी जीरो, मैग्नीशियम भी जीरो। ठीक है, बहुत कम वैल्यूज है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। हर्षदीप कौर को समझ में आ गई? ठीक है ना, वेरी नाइस। ठीक है, तो मैं मान लूं कि फिर, क्योंकि डी ब्लॉक हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया यहां पे, हमें इसकी इनकी वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है ना, याद नहीं रखनी, वैल्यूज याद नहीं रखनी, ट्रेंड याद रखना है, मोटे मोटे तौर पे ट्रेंड याद रखना है। सो आई होप येलो कलर वाले अपने मेटलॉइड्स हैं, ठीक है ना, और ये अपने ब्लू वाले जो है मेटल्स हैं, और यहाँ पे हरे वाले जो है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल। चलिए, नकुल महाजन इज अनेबल टू सी द बोर्ड। हाँ, तो बोर्ड क्यों देखना है तूने भाई? जब मेरी बैकग्राउंड चल रही है अभी, तो तूने बोर्ड क्यों देखना है? अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले सकते हो। चलिए, मैं वापस प्रकट हो रहा हूं बोर्ड पे। अच्छा, बैकग्राउंड नहीं दिख रही? क्यों नहीं दिख रही? ओके, अब दिख रही है बैकग्राउंड। ओके 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 यार, चलो चलो चलो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना। ये वैल्यूज हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब वापस हम बोर्ड मोड पे आते हैं। सो विनिकता को समझ में आ रहा है? विनिकता को समझ में आ रहा है? और ये बताओ कि आज जो जो बच्चे आए हैं, ठीक है, कौन कौन आया है? अपना नाम, चलो नाम तो आ ही जाएगा, आप बताओ वो आज प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं। ओए, एम ही, बोलो बोलो बोलो। कमल, मंजू, केश, काशवी बेटा। अच्छा, काशवी भी हो, क्या बात है, प्यारे से नाम वाली काशवी। और काशवी की सिस्टर कहाँ है? कुशीन भट्ट, इशफाक, ठीक है। अपना कमल जीत कहाँ है? वो समझ आने लग गया, काशवी बेटा जी, कुशीन, आर यू गेटिंग? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है कुछ बात? चलो, कुशीन ने तो हाँ कर ली। बट मैंने कल ही कहा था, कुशीन, मैंने जब हम मिले थे, हमने कहा था कशीन और काशवी इकट्ठे लगा रहे हो क्लास की, अलग अलग घर में बैठे हो? अलग अलग, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं हम। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अपने शक्ति नगर वाला बच्चा कहाँ है? शक्ति नगर वाला कौन था? और अपने पड़ोस वाला बच्चा कहाँ है यार? एक्सट्रोवर्ट बालक। नहीं, आकर्षित, तेरी बात नहीं कर रहे हो। जो नया बच्चा, नया बालक, अपने पड़ोस से, एक्सट्रोवर्ट। वो किथे हैगा एक्सट्रोवर्ट? दिख नहीं रहा, मुझे लगता है अच्छे दिन से क्लास लगानी होगी, फ्राइडे वाले दिन लगाएगा क्लास ये, है ना? व्हाट इज द सिलेबस ऑफ संडेज टेस्ट? क्या सिलेबस है अभी संडे के टेस्ट का? मुहूर्त देख के, सही बात है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल बोला था कृतिका। पीरियोडिक टेबल बोला था। अच्छा, ठीक है ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल ही आएगा। कहां तक? आज तक। आज तक, जहां तक आज करवा दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक, ठीक है। सुनिए, तो सबसे पहले फैक्टर्स, ठीक है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो सॉरी, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली। डन, ये दो बातें हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा नए बच्चों को नया लग रहा होगा, बट इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ fully filled and half filled ऑर्बिटल्स इज लेस, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, ठीक है ना? अच्छा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर एस में जाना इलेक्ट्रॉन नहीं तो ज्यादा होगी, पी में कम, डी में कम और एफ में कम। इसका मतलब क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, क्योंकि अगर एस में जाएगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा, तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। पी में कम, डी में कम, एफ में कम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए, कृतिका ने हाँ कर दी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो और लोग भी हाँ करो भाई। हाँ, सुजल, आर्यन, ठीक है, आर्यन, महाजन, अर्शिया, पूर्वी, नकुल, ठीक है, अस्तित्व सक्षम, कुलमीत, रोहित, पवनजीत, सभ्यता, संचित, अक्षत, अक्षत गुप्ता, नाइस। चलिए, तो बहुत बढ़िया। कमलदीप, क्या बात है। विनिकता, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, सुनिए, अब पता है क्या करते हैं, सुनो, आज इतना ही पढ़ते हैं। मानव ज्योत एब्सेंट लग रहा है आज, ठीक है। मानव ज्योत, वो किथे हैगा? हर्षदीप, सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला, अच्छा, अच्छा, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ज्यादा होगी। हमने कहा था ना हर्षदीप कौर, कि अलोंग द पीरियड जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, आज इतना ही, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे।
हाँ हाँ, वो फैक्टर सेम ही है नकुल, फैक्टर सेम ही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो फोर्थ वाला कमलदीप कह रहा है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, जैसे नाइट्रोजन और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, कम थी, एनर्जी रिलीज कम होगी। सही बात है। तो आज हम करेंगे इतना ही, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने कर ली। आप बोलोगे थोड़ा कम पढ़ाया आज सर ने जो है, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म हो गई। अब हम अगली क्लास में करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि अगर मैं कर भी दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। सो इसलिए जो है मैं उसको कल क्लास लूंगा, और मुझे लगता है वो 2 लेक्चर्स ले लेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे जो है। ठीक है, डन। बाय बाय, टेक केयर।